नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, इससे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यहाँ से। ये है आप लोगों का क्या, देखिए ये उत्तराखंड वाला रीजन है। उत्तराखंड के जस्ट ऊपर पे को, यहाँ पे को जो ठीक है, ये जो तिब्बत वाला रीजन है, तो तिब्बत वाले रीजन में यहाँ पे को कहीं पे को है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस तरीके से फ्लो करते हुए आगे की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यहाँ पे को है आंगसी ग्लेशियर, ठीक है। तो आंगसी ग्लेशियर से क्या होती है, कहीं यहाँ पे को आंगसी ग्लेशियर है, ठीक है, ये तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर पड़ेगा। तो आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करते हुए कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करते हुए, बांग्लादेश से एंटर करते हुए नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये ऊपर तिब्बत के ऊपर फ्लो करती है इस तरीके से, ठीक है, तिब्बत के ऊपर जब ये बहती है तो इसको यारलुंग जांगबो बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यारलुंग जांगबो। यहां इसको बोला जाता है यारलुंग ठीक है, जांगबो इसको बोला जाता है। अब देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसके जो अन्य नाम हो गए, ठीक है, इसके अन्य नाम जो है, अन्य नाम, ठीक, एक तो यही हो गया, यारलुंग जांगबो बोला जाता है इसको। कहाँ पे को, तिब्बत में इसको यारलुंग जांगबो बोला जाएगा, या फिर इसको क्या बोला जाता है, सांगपो भी बोला जाता है, ठीक है, सांगपो। इसको क्या बोला जाता है, सांगपो भी बोला जाता है। और इसको ठीक है, दिहांग भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दिहांग। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी है। जमुना भी इसको बोला जाता है। तो देखिए, अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक हो गया। सांगपो हो गया, दिहांग हो गया, जमुना हो गया, यारलुंग जांगबो हो गया। तो ये अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र, देखिए इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ये 3 देशों में है। एक तो हो गया जो चीन वाला रीजन हो गया, ठीक है, तिब्बत, ठीक, और दूसरा ये भारत में एंटर करती है, ठीक है। भारत में एंटर करने के बाद ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। तो जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में है इसका, 3 देशों में है, ठीक है। कौन कौन सा, चाइना हो गया, इंडिया हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो 3 देशों में इसका क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र बनता है, ठीक। इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी ओवरऑल जो लंबाई है, ये है 2900 किलोमीटर्स की, 2900 किलोमीटर्स की। और ये जो तिब्बत में तय करती है ना, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये तिब्बत में यहाँ पर से लेके यहाँ तक, जहाँ पर ये इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। तो इतनी जो लंबाई तय करती है, ये अकेले तिब्बत में 1200 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। कितनी लंबाई तय करती है अकेले तिब्बत में, 1200 किलोमीटर की लंबाई, केवल तिब्बत में। हाँ, ओवरऑल जब ये तिब्बत से लेके कहाँ को एंटर करती है, इंडिया में जाती है, इंडिया से, ठीक है, बांग्लादेश जाती है। तो ओवरऑल जो इसकी लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। और अकेले तिब्बत में ये कितनी लंबाई तय करती है, 1200 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। तो इसका उद्गम क्षेत्र हो गया क्या, आंगसी ग्लेशियर, यानी कि तिब्बत में, ठीक है, मानसरोवर के निकट है। और तिब्बत में इसको यारलुंग जांगबो बोला जाएगा, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, सांगपो बोला जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जब ये इस तरीके से फ्लो करती है ना, यहाँ से जब ये फ्लो करते हुए जाती है और जब ये इंडिया में एंटर करने वाली होती है, तो यहाँ पे को, ठीक है, यहाँ पे को एक पर्वत है, ठीक है, एक पहाड़ी है, नामचा बरवा इसको बोला जाता है। तो नामचा बरवा के पास ये क्या होती है, एक मोड़ ले लेती है, एक बेंड ले लेती है, ठीक। तो इस बेंड में ये क्या करती है कि एक गार्ज का निर्माण करती है। जब ये नामचा बरवा के पास पहुंचती है
ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्या करेगी, बेंड लेती है। तो जब ये यहाँ पे को बेंड लेती है ना, तो ये एक बहुत तीव्र क्या करती है, तेज गति से जब चल के बेंड लेती है तो यहाँ पे को एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दिहांग गार्ज। ये यहाँ पे को है, ठीक है, तिब्बत और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना जहाँ पे को एंटर कर रही है, तो यहाँ पे को क्या है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। और मैंने इससे पहले बताया था कि जब हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, तो सिंधु नदी तंत्र में क्या था कि जो एक नदी थी संकोच नदी, संकोच नदी क्या करती है, भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, संकोच नदी क्या करती है, भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है संकोच नदी। कौन सी नदी, संकोच नदी। ठीक है, और ये जो दूसरा गार्ज है कहाँ पे को, नामचा बरवा में। नामचा बरवा में दूसरे गार्ज का निर्माण कौन करती है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी। किसका, दिहांग गार्ज, इसका निर्माण कौन करती है, ये करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो याद रखना। ठीक है, संकोच नदी जो है किसका निर्माण करती है, ये एक संकोच नदी भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करेगी संकोच नदी। ठीक है, और ये इधर पे को जो दिहांग गार्ज है उसका निर्माण कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है, यहाँ पे को जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको, ठीक है, दिहांग नदी बोला जाता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, दिहांग नदी बोला जाता है। कहाँ पे को, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये यहाँ से जब ये अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, एंटर करती है ना, ठीक है, इसको ऐसे देखिए, जब ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे को एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्से में अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, दिहांग नदी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, दिहांग नदी। तो उसके बाद देखिए फिर जब ये असम में आ जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी और फिर कहाँ आती है, असम में आती है। तो असम में इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो ब्रह्मपुत्र नाम है ये असम वाले रीजन में इसको बोला जाता है, क्योंकि देखिए तिब्बत वाले रीजन में इसको क्या बोलते हैं, यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो इसको बोला जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। फिर जब ये असम में एंटर करती है तो तब इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसमें होता क्या है कि ब्रह्मपुत्र में ना असम में इसकी जो ठीक है, असम में इसकी जो चौड़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, असम में इसकी चौड़ाई क्या है, असम की बात कर रहा हूँ। हाँ, असम में इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत ज़्यादा है। चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करती है, ये नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, किसका, नदी द्वीप। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि समंदर में तो क्या होता है, बहुत सारे द्वीप होते हैं। ठीक है, समंदर में द्वीप होते हैं, लेकिन ये जैसे मान लीजिए ये समंदर है, ठीक है, इस तरीके से, तो बीच में क्या होगा, एक आइलैंड टाइप का होगा, एक द्वीप टाइप का होगा। ठीक है, लेकिन नदियों में क्या होता है ना, नदियों में बहुत कम द्वीप बनते हैं। तो होता क्या है, जब ये इस तरीके से ठीक है घूम के इस तरीके से आती है और असम में पहुंचती है, तो असम में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, इस तरीके से काफ़ी हद तक इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे को क्या करती है, बहुत सारे ये यहाँ पे को नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो असम में क्या है, इसने एक नदी द्वीप का निर्माण किया है। ठीक, असम में क्या किया है, इसने एक नदी द्वीप का निर्माण किया है। इसको बोला जाता है माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप इसको बोला जाता है। तो ये जो माजुली द्वीप है ना, ये विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और 2016 में क्या हुआ था, देखिए कि 2016 में कि जो असम की सरकार है, ठीक है, 2016 में जो असम की सरकार है, असम की सरकार ने क्या किया था, ये जो माजुली द्वीप है इसको द्वीपीय जिला घोषित किया था। क्या किया था, इसको याद रखना, द्वीपीय जिला इसको घोषित किया था। ठीक है, किसने, असम सरकार ने। ठीक, इसको क्या किया था, द्वीपीय जिला घोषित किया था। ठीक,
तो चलिए देखिए उसके बाद क्या है इसमें कि जब ये नदी आगे को बढ़ती है, ठीक है, तो इसमें देखिए असम में इसमें बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं। असम में होता क्या है कि जो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, अभी तो देखिए इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, उसके बारे में देखना है। अब बहुत इतनी सारी सहायक नदियों को यहाँ पे को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये वाले मैप में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखिए जो जो इसकी मेन सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, उनको मैं सारी नदियों को क्या करूँगा, यहाँ पे को रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे जो असम में मिलने वाली इसकी नदियाँ हैं, तो इसमें देखिए असम में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, असम में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं उसको देखिए एक बार। ये है आप लोगों की क्या, देखिए धनश्री हो गई, ठीक है, धनश्री हो गई, और दूसरी सुबनसिरी हो गई, ठीक है, सुबनसिरी हो गई, और मानस हो गई, ठीक है, मानस हो गई, संकोस हो गई, संकोस हो गई, ठीक है, और पुथीमारी हो गई, ये भी क्या है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और जिया भरेली हो गई, ठीक है, जिया भरेली हो गई, और ये पगला दिया हो गई, पगला दिया, ठीक है, इसका नाम बड़ा गजब का है, पगला दिया, ठीक है, पगला दिया हो गई। तो ये सब क्या है, किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये सारी की सारी ठीक है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब देखिए जैसे थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे को देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे को जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे को इसमें दो नदियाँ मिलती हैं। एक नदी इस तरीके से आती है, ठीक है, यहाँ पे को मिलेगी, और ये नदी जो है ये है लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी इस तरीके से इसके बाएं किनारे से मिलती है। देखिए दाहिना और बायां कैसे पता करते हैं, जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में अपना फेस रखिए, ठीक है, जिस दिशा में नदी बह रही है उसमें फेस रखिए, और फिर देखिए आपका बायां हाथ किस साइड है, दायां हाथ किस साइड है। अगर आप अपना फेस नीचे की तरफ रखेंगे तो आपका बायां हाथ इस साइड होगा ना, तो ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। और देखिए मैंने क्या कर रखा है कि नदियों के नाम में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, इसलिए देखिए जिस कलर से मैं नदी को रिप्रेजेंट करूँगा उसी कलर से उसका नाम भी लिखूंगा। तो जैसे मैंने येलो कलर से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया है, तो येलो कलर से उसका नाम भी लिखा है। तो ये जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है ये कौन सी नदी है, लोहित नदी है, जो इसके बाएं तट से मिलती है, ठीक हो गया। फिर ये अगली नदी निकलती है, तो ये जो नदी है, ठीक है, ये है दिबांग नदी। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे कोई नाम लिखने के लिए जगह नहीं होती है, और फॉन्ट साइज जो है इससे छोटा नहीं हो पाता है, तो क्या है कि मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई जो ब्लू कलर से दिखा रखी है ये कौन सी नदी है, दिबांग नदी। तो लोहित और दिबांग ये एक ही जगह में आके मिल जाती हैं, ठीक है। ये देखिए जब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से यहाँ जाती है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, मैंने अभी बताया था, और इसको दिहांग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई दिहांग, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गई दिबांग, और ये क्या हो गई, लोहित नदी हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से इसमें ये जो अगली नदी मिलती है जो एक ग्रीन कलर से दिखाई है, ये नदी है कौन सी, सुबनसिरी। तो सुबनसिरी आके इसके दाहिने तट से मिलती है, ठीक है। और देखिए इन नदियों का ना क्रम भी याद रख लेना, ठीक है, कि ये जो सुबनसिरी है, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ या फिर इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ, इन नदियों का सारा क्रम याद रख लेना। तो दाहिने तट से यहाँ पे को आके इससे क्या मिलती है, सुबनसिरी नदी मिलती है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए सुबनसिरी के बाद जो अगली नदी बनती है ये कुछ इस तरीके से चलेगी, ये येलो कलर सॉरी ऑरेंज कलर से जो दिखा रखी है यह है कामेंग नदी, ठीक। कामेंग नदी के बाद यहाँ से ठीक है, ये भूटान वाले हिस्से से कुछ इस तरीके से ये जो नदी बनती है ये क्या है, मानस नदी है, ठीक हो गया। फिर मानस नदी के बाद जहाँ पे को ये बैंड ले रही है इस तरीके, उसके जस्ट आगे पे को ये दूसरी नदी आके इससे मिलती है, ये कौन सी नदी होती है, संकोस नदी होती है, ठीक है। और ये सब दाहिने तट पे मिलने वाली नदियां हैं, ठीक। उसके बाद अगली जो नदी आती है सिक्किम से निकलती है, और ये जो नदी है ये कौन सी नदी है, तिस्ता नदी है। देखो तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है,
और नीचे कहाँ पे को एंटर कर रही है, बांग्लादेश में एंटर कर रही है। ये देखो सिक्किम से निकली, बांग्लादेश में गई और बांग्लादेश में किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये क्या मिल जाती है, तिस्ता नदी मिल जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि देखिए तिस्ता के बाद यहाँ से आ गई हमारी गंगा नदी, ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये क्या आ गई, गंगा नदी। और ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक, ये कौन सी नदी है, ये गंगा नदी है। एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं। तो ये कौन सी नदी होगी, यहाँ पे को ये आ गई कौन सी नदी, ठीक, गंगा नदी। तो देखिए गंगा नदी क्या करेगी, बांग्लादेश में एंटर करेगी, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ठीक है ये किससे मिल जाती है, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक हो गया। कुछ इस तरीके से ये गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड वाले हिस्से से निकली और इस तरीके से फ्लो करते हुए कहाँ चले गई, ये सीधे यहाँ पे को बांग्लादेश में एंटर करने के बाद किससे मिल गई, ठीक है ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गई। ठीक, तो देखिए अब जैसे इसके बाद यहाँ से इसके दाहिने तट से ही येलो कलर से जो नदी आप लोगों को दिख रही है, ठीक है ये क्या आती है, केलांग नदी आती है, ये बाएं तट से मिलती है इसमें। ठीक, और एट लास्ट यहाँ पे को क्या मिलेगी, मेघना नदी मिलेगी। ठीक है, ये क्या हो जाती है, मेघना नदी हो जाती है। तो देखिए जब ये गंगा नदी यहाँ से जाती है ना, बांग्लादेश में एंटर करती है, फिर इससे मिलती है, तो यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र से मिलके आगे को बढ़ती है और मेघना नदी इसको क्या करती है, यहाँ पे को मेघना नदी इससे मिल जाती है। ठीक है, और एट लास्ट इन सारी नदियों का जल ग्रहण करके ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक चीज देखिए, ये जो अभी तो इसमें जो छोटी मोटी जो छोटे मोटे नाले होते हैं, छोटे मोटे गधेरे होते हैं, वो सब भी इससे मिलते जाते हैं। ठीक हो गया। बट अब इतना उसमें हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। खुद ही देखिए यहाँ से आंगसी ग्लेशियर से ये नदी निकली, ठीक है, और कहाँ पे को एंटर कर जाती है, ये सीधे एंटर कर जाती है कहाँ पे को, इंडिया में। इंडिया में एंटर करने के बाद इतनी सारी नदियों का जल लेते हुए ये कहाँ एंटर करती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद भी देखिए गंगा नदी का जल इसमें मिल जाता है, मेघना नदी इसमें मिल जाती है, तिस्ता नदी इसमें मिल जाती है। तो इन सारी नदियों का जल लेके क्या होती है, कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ओवरऑल देखिए इसने कितनी सारी नदियों का क्या कर रखा है, जल ले रखा है। तो बहुत सारी नदियों का जल ग्रहण करके ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, बहुत सारी नदियों का जल ग्रहण करती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है ना, जल ग्रहण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, ठीक है, जल ग्रहण की दृष्टि से देखिए, जल ग्रहण की दृष्टि से ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए मैं लंबाई वगैरह के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, हाँ, सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, किसकी दृष्टि से, जल ग्रहण। ठीक है, मीन्स की सबसे ज्यादा पानी किसमें होता है, ठीक, वो किसमें होगा, ब्रह्मपुत्र। तो जल ग्रहण की दृष्टि से क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो ये पूरा हमारा क्या था, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम था। तो बस इसमें चीज़ों को दिमाग में रखना कि सबसे पहले कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, क्या निकल रही है, इस तरीके से देखिए। इन सारी नदियों को अगर मैं एक बार डिलीट करूँगा तो देखिए ये, ठीक है, यांगसी ग्लेशियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे को सॉरी यांगसी बोल रहा हूँ, आंगसी ग्लेशियर हो गया। तो आंगसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, आंगसी ग्लेशियर से निकली ब्रह्मपुत्र नदी। ये नामचा बरवा के निकट बैंड लिया, ठीक है, भारत से एंटर करके सीधे बंगाल की खाड़ी में चले गई। यहाँ पर को नामचा बरवा हो गया। यहाँ पर से इसमें कौन सी नदी मिली, ठीक है, यहाँ पर से इसमें मिली लोहित नदी, लोहित नदी, और यहीं पे को इसमें कौन सी नदी मिली, दिमांग नदी। ठीक है, यहाँ से इसमें ये कौन सी नदी आ गई, सुबनसिरी आ गई। सुबनसिरी के बाद, सुबनसिरी के जस्ट आगे पे को इससे कौन सी नदी मिल जाती है, कामेंग नदी मिल जाती है। उसके बाद ठीक है ये मानस नदी इससे मिल जाती है। उसके बाद ये कौन सी नदी मिली, संकोच नदी मिली। उसके बाद ये कौन सी नदी मिली, तिस्ता नदी मिली। उसके बाद यहाँ से क्या आई, गंगा नदी आई। ठीक है, और गंगा नदी ठीक है इंडिया से चलते हुए बांग्लादेश में एंटर की और इससे मिल गई, तो ये गंगा नदी बन गई। उसके बाद यहाँ से कौन सी नदी आई, यहाँ पर से ये आई केलांग नदी। ठीक है, केलांग के बाद यहाँ पे को लास्ट में कौन सी नदी आ गई, मेघना नदी आ गई। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये हमारा
पूरा जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।